मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर। एंड इससे पहले बच्चे मैंने प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है आपके लिए, तो आप चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, आज ये पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में। बहुत चैप्टर ईजी है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। एंड पढ़ते हैं, देरी बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या रहेगी, वीडियो कॉम्पैक्ट रहेगी लेकिन परफेक्ट रहेगी। एनएमएस एग्जाम चाहे ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, परफेक्ट रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। और बच्चे ये, ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर का प्रॉपर गाइड है। ठीक है ना, मतलब इतना पढ़ लोगे आप तो ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपकी जो आपने पढ़ा इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वर्क, एनर्जी, पावर का मतलब क्या है। तो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। वर्क मतलब कार्य, मतलब काम। तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये काम हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स के लिए काम होने का डेफिनेशन अलग है, मतलब वर्क होने का डेफिनेशन अलग है। ठीक है, और एनर्जी, तो भाई मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी लग रहा है, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे एनर्जी लग रहा है। पावर, तो कितना एनर्जी लग रहा है ना, कितना एनर्जी लग रहा है काम करने में, कितना एनर्जी आपके पास है काम करने के लिए। ठीक है, कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं आप, तो वो है पावर। ठीक, आई होप आपको ये थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा वर्क, एनर्जी और पावर के बीच में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई वर्क, क्योंकि क्या लिखा है। वर्क क्या होता है बच्चे, कि आपने कहीं ताकत लगाया। ठीक है, आपने कहीं फोर्स लगाया, चाहे पुश किया चाहे पुल किया, और वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, उसको कहते हैं कि आपने वर्क डन किया। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है कोई, ठीक है, इसका नाम है अनिल। ठीक है बच्चे, अनिल नाम है इसका। ये क्या करता है, यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर। ठीक, यहाँ बॉक्स पड़ा हुआ है और ये इसको पुश करता है। पुश करता है मतलब कि फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब जो ये ऑब्जेक्ट है, पुश करने के बाद ये यहाँ पहुंच जाता है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो भाई इसने क्या किया, इसने यहाँ से डिस्टेंस x ट्रैवल किया। ठीक है, या फिर d ट्रैवल किया, मान लो d ट्रैवल किया, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, अब इसने वर्क किया कि नहीं किया, हाँ भाई वर्क किया। वर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मतलब वर्क हो गया, जो W होता है, वर्क को W से लिखते हैं। ठीक है, तो W हो गया फोर्स मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ D, ठीक है, F डॉट D। ठीक है, अब एक डॉट प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए। पहले आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी के लिए, वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया। ठीक है, तो लेकिन बच्चे अभी बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने पुश नहीं किया, उसने पुल किया हो। तो इसने क्या किया हुआ भाई, यहाँ पे एक धागा लगाया और यहाँ से बांध खींच रहा है वो। ठीक है, यहाँ से खींच रहा है। ठीक, तो चलिए सिनेरियो चेंज करते हैं थोड़ा, है ना। तो वही लड़का था अनिल, क्या किया उसने, ठीक है बच्चे, अब उसने यहाँ धागा लगाया और इसको ऐसे खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो इसने फिर से d डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट उधर ट्रैवल कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसका कोऑर्डिनेशन फाइंड करना पड़ता है। अगर ये एंगल थीटा था, अगर ये एंगल थीटा था, तो ये आएगा F साइन थीटा और ये आएगा F कॉस थीटा। मतलब जो अनिल जो खींच रहा है, इस तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो F कॉस थीटा लगा रहा है। ठीक है, तो जहां पे कॉस आ गया, ठीक है, अब क्या आएगा,
फोर्स ये लग रहा, ठीक है, ये फोर्स लग रहा, ये डी लग रहा, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्क डन आ जाएगा एफ, ठीक है, डॉट डी मीन्स एफ डी कॉस थीटा, ये वाला, इसका मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक, तो ये आ जाएगा वर्क डन। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ड्रॉ कर लो, इस एग्जाम में बना दोगे मार्क्स मिल जाएगा। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, लेकिन साइन में फोर्स क्या लग रहा है, 0। क्या ऑब्जेक्ट इसको खींचने से क्या ऑब्जेक्ट ऊपर गया, तो हाँ भाई ऊपर नहीं गया, तो मतलब फोर्स लग रहा कहीं ना कहीं ऊपर, एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और डिस्प्लेसमेंट जहां नहीं होता है वहां वर्क डन 0 होता है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है यहां से मूवमेंट करके वापस यहीं आ जाती है, तो उसने वर्क किया, उसके हिसाब से उसने वर्क किया, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है कि इसने वर्क डन नहीं किया, वर्क डन इज 0। बाकी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, कन्वेंशन हम आगे पढ़ेंगे कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ठीक है, बेसिक्स था आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मतलब भाई अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट है, उसको धक्का लगाएंगे, खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और उसका जो डी है उसको एफ से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारा वर्क डन आ जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इफ फोर्स एफ इज एक्टिंग एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द, अगर, ठीक है, बताया था मैंने आपको भी, अगर डी एंगल के हिसाब से फोर्स लगाया जाएगा तो एफ डॉट डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो वर्क डन एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ बच्चे ये इंपॉर्टेंट है यार, ये जरूरी है, आना भी चाहिए आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार, एक आधा मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी ना इसमें आता है केस स्टडीज के अंदर, एक केस स्टडी दिया होगा उसको सॉल्व करने जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए कि ये आ रहा है स्केलर क्वांटिटी के कारण, क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी, थोड़ा स्पेलिंग गलती हो गया देख लेना, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला भाई, तो वर्क जो है क्या है, एफ इंटू डी, ठीक, और एफ क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी, तो मास क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और डी क्या होता है मीटर, ठीक, डी मीटर होता है, तो डायमेंशन क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के किसके लिए होता है, के किलोग्राम के लिए होता है, मतलब वेट है, ठीक है ना। मीटर के लिए L2, सॉरी, ठीक है बच्चे, मास के लिए M, L2 T माइनस 2, तो ये इसका आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये आना चाहिए, ये बेसिक्स है लेकिन आपको आना चाहिए, 11 मार्क्स में आता है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये है, और 1 किलोवाट में क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट वर्क की जूल होती है, जूल भी होती है और ये भी होती है, देखो जूल भी होती है और ये भी होती है, तो नोट भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ लिखा है 1 किलोवाट आवर, समझ रहे हो, तो 1 किलोवाट आवर में बोलते हैं ना, आज 200 यूनिट बिजली बिल आया है इस महीने, पिछले महीने 500 बिजली यूनिट आया था, अगले महीने कम आना चाहिए यूनिट, तो आप बोलते रहे 1 यूनिट बिजली बिल आया, तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट पावर, तो 1 यूनिट पावर बच्चे इसके बराबर होता है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे में कितना यूज होता है, तो ये आता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 3.6 10⁻⁶ जूल, ठीक है ना, मतलब कि 3,60,000, 3,60,000 होगा ना, 3 के बाद 6 लगाओ और 5 जीरो, तो बचे 36 लाख, सॉरी 36 लाख जूल होता है 1 यूनिट बिजली के बराबर, पावर के बराबर, ठीक है ना, ये वर्क के बराबर। तो याद रखना आप, अगर आपको पूछा जाए कि हाँ, और एक कभी कभी आता है हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 जूल, ठीक है, 746 जूल
1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। 746 वाट, सॉरी बच्चे, 746 वाट एक हॉर्स पावर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये 36 लाख जूल हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है। बेसिक्स है और जनरल नॉलेज है, ठीक है ना, पता भी होना चाहिए आपको। अब आ गया भाई कि पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है और ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू द ईच अदर, ठीक है ना। जिधर फोर्स लगाया उधर ही ऑब्जेक्ट गया, जिधर फोर्स लगाया उधर ही ऑब्जेक्ट गया, तो ये आएगा पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है यार, मान लो मैं ताकत लगा रहा हूँ इधर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है, तो मतलब काम तो हो रहा है ना, काम तो मैं कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा तो पॉजिटिव। अगर मैंने ऑब्जेक्ट पर काम किया लेकिन मैं ही पीछे हट गया तो नेगेटिव। आई समझाता हूँ, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू ईच अदर तो पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। मैंने ताकत तो उधर लगाया लेकिन मैं इधर जा रहा हूँ। मान लो बच्चे, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं आपस को, तो ताकत हम ये भी लगा रहा है, उधर भी लगाया जा रहा है, तो जिसने ज़्यादा ताकत लगाया वो उधर चल जाएगा। लेकिन इसके लिए फोर्स नेगेटिव है, समझ रहे हो ना, इसके लिए वर्क डन नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है और बराबर भी रहे तो पॉजिटिव, और एंगल 90 से 180 है तो नेगेटिव। एंगल समझ रहे हो, ये वाला एंगल जो एफ डी कॉस थीटा में आया था, थीटा हमने दिखाया था यहाँ पे आपको, इधर दिखाया था, देखो जरा क्या कर दिया, देखो बच्चे ये यहाँ पे था, यहाँ पे ये देखो, ये जो थीटा था ना यहाँ पे, ये थीटा अगर 0 से 90 रहेगा तो क्या रहेगा पॉजिटिव, और 90 से 180 रहेगा तो नेगेटिव, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। अब बहुत बेसिक है यार, पता है, इतना टफ होता नहीं है जितना टफ आप समझते हो, ठीक है ना, बस समझना आना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब तो ये आगे वर्क डन, अगर 90 डिग्री रहेगा तो cos 90 क्या होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0, cos 90 cos 0 1 होता है, ठीक है ना। और मतलब 0 डिग्री पे मैक्सिमम रहेगा, ऑब्वियस बात है। अगर मतलब एंगल 0 रहेगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा, तो cos थीटा आया ही नहीं, ठीक है ना, तो cos थीटा 1 हो गया तो f इंटू डी डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ वहाँ पे 180 माइनस हो जाता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये फोर्स अपोज है। मतलब कुछ नहीं है भाई, ये टेक्निकल वर्ड में मत जाओ, सिंपल है कि जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उधर ही मूव करेगा तो पॉजिटिव, और जिधर ताकत लगाऊंगा उसके अपोजिट साइड मूव कर जाएगा तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, ठीक है ना। अगर टेक्निकली बोल दूं तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इफ आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन देन पॉजिटिव वर्क डन, एंड इफ दे आर द अपोजिट इन डायरेक्शन देन इट विल बी नेगेटिव। अब आगे देखते हैं भाई क्या है, और क्या लिखा है, द फेवर द मोशन ऑफ बॉडी एंड मोशन ऑफ, वही लिखा हुआ है बच्चे कि जिधर फोर्स लगेगा उधर बॉडी मूव करेगी, और जिधर फोर्स बॉडी उधर मूव करेगी जिधर उसके अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा। करते हैं, देखो सेम वही कहानी है, एग्जाम्पल है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन का, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव। डायग्राम बना भी सकते हो आप, अगर गाड़ी वगैरह नहीं बना सकते तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको बना के। क्या करोगे, इधर आओगे, ठीक, ये पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। पता है बच्चे, आप जब आप क्वेश्चन लिखते हो डायग्राम के साथ आंसर लिखोगे तो वो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी इधर ही हो रहा है और फोर्स इधर लगा था, तो ये पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक। अब नेगेटिव कैसे होगा भाई, तो नेगेटिव ऐसे होगा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक बच्चे। अगर डी इधर गया और, ठीक है, डी इधर गया बट फोर्स लगा था इधर,
एफ। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, उस साइड हुआ, फोर्स क्या था, इस साइड था, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। मैं ड्रॉ कर लो और बेसिकली यही आएगा। इसको आप लिख सकते हो बॉडी, या फिर बॉक्स लिख दो, इसको बॉक्स लिख दो। ठीक है, और लेबल करके लिखोगे आप, जब भी कुछ बनाओगे ऐसा डायग्राम एग्जाम में तो लेबल करोगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बचे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा होगा तो क्या वर्क डन आएगा, कैसे वर्क डन आएगा, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जी के बराबर होने वाला है ना, एक्सेलरेशन जी के बराबर होने वाला है। ठीक है ना, अगर मोशन हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे 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 हो, तो भाई एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। 8वीं कक्षा में पढ़ा था हमने कि अगर मोशन ऐसा होगा हॉरिजॉन्टल तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर मोशन ऐसा हो जाएगा तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, और दोनों एनर्जी को मिला देते हैं तो आता है, क्या आता है, उसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, मिलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, वो भी आएगा यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स mg। ठीक है, mg क्या है, ग्रेविटेशनल mg, जो नीचे की ओर लगता है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, मतलब फोर्स तो लग रहा है नीचे, ऑब्जेक्ट जा रही है ऊपर। अब देखो मैंने इसको ऊपर फेंका तो एक टाइम था ये ऊपर जा रहा था, लेकिन mg तो नीचे लग रहा है ना भाई, mg तो ऑलवेज नीचे लगेगा, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे लगता है, तो mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स आएगा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, तो कॉस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -mgh। चलो इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, सिंपल है वैसे तो, लेकिन आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो। मान लो बच्चे ये है डायग्राम, ये सरफेस है, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, बॉक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर mg लग रहा है नीचे, लेकिन ऊपर जा रहा है, d ऊपर जा रहा है, d बोल दो या h बोल दो ना डायरेक्टली, उसको h ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और क्या है, फोर्स नीचे है। ठीक, तो क्या हो गया, एंगल यहाँ पे क्या आ गया, एंगल आएगा 180 डिग्री का, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा, थीटा 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से क्या आएगा बच्चे, अब हम निकाल लेंगे F इंटू डी, एफ इंटू डी, तो F आ जाएगा वर्क बराबर F डॉट डी, तो F आएगा डॉट डी कॉस, सॉरी F डी कॉस थीटा। ठीक है, यही सीखा है हमने डॉट प्रोडक्ट में, तो ये F आ जाएगा mg के बराबर, क्योंकि mg नीचे लग रहा है ताकत, फोर्स। ठीक है, और d क्या है भाई, तो d हमारा h, d हमारा h, ठीक है, और जो कि ऊपर लग रहा है, और cos थीटा 180 के बराबर जो है लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख भी देंगे आप, और ये करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा -mgh विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, mgh ही पोटेंशियल एनर्जी होता है एट हाइट h। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस हाइट पे है ग्राउंड लेवल, इसकी ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट h है, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको बोलते हैं mgh। और एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे मूव कर रहा है, और इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है ना, और वेलोसिटी v है, तो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक 1/2 mv², m मास इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे है सेम एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, समझ जाना, नोट कर, इसको भी उतार सकते हो आप। बाकी अब आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव एंड द ऑब्जेक्ट इज डन बाय पर्सन गिफ्ट लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। कुछ नहीं लिखा है भाई कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव है। जहाँ पे फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस बात मैंने कहा था पहले, फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे तो ये होगा ना, फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, mg ऑलवेज नीचे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज नीचे लगता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है,
ये अर्थ इन्वॉल्व है, तो अब फोर्स नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो भाई यहाँ पर नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ये नीचे आएगा, अभी भी फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों नीचे आएंगे तो पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए तो पॉजिटिव हो गया। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। When object is being lowered, the work done by the gravitational force is positive and work done by the person lower object is negative। मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। अब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, अब वेरिएबल फोर्स, अब वहां पे वर्क डन क्या होगा, जहां पे फोर्स वेरिएबल है तो क्या होगा, बात कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस वही रहने वाला है, फॉर्मूला वही रहने वाला है, बस यहाँ लिमिट लग जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, लिमिट लग जाएगा। देखो समझाया तो यहीं पे, ये देखो, वो देखो बच्चे, एक ना पॉइंट बताता हूँ आपको, जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन कभी बच्चे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कहते हैं ना कि मैंने बहुत मेहनत करी फिर भी मैं फेल हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला, ठीक है ना। तो बच्चे अगर आपने मेहनत करी, आपकी मेहनत कोई नहीं देखने वाला है, आपका पाथ कोई नहीं देखने वाला है, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही देखने वाले हैं लोग। मतलब आपने अभी शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, बस वही देखेंगे, बीच में आपका स्ट्रगल नहीं देखेंगे, ऐसा ही होता है। तो बच्चे भाई कभी भी लोग, ठीक है यार, अब मैं बताऊँ बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बच्चे देखो यार, मेहनत करना चाहिए आपको भी, क्योंकि आपके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। और मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप बहुत रिच फैमिली से नहीं हो, आप बहुत रिच फैमिली से नहीं हो, मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास भी नहीं हो यार, लोअर मिडिल क्लास में हो, जहाँ फैमिली इनकम बहुत कम है। तो पता है आप अपना जो जीवन है ना, सिर्फ अपने पढ़ाई से ही सुधार सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, आपके दादा आपके परदादा ने बहुत छोड़ के नहीं गए आपके लिए कि आप तेल का बिजनेस कर लोगे और बहुत बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी आपके लिए खाए। अब छोड़ो आने वाली पीढ़ी के लिए, वैसे तो अपने माता पिता के लिए पढ़ो, ठीक है ना। सबसे बड़ा बोलते ना कि सर मोटिवेशन नहीं आता, मैं ना मोटिवेट हो जाता हूँ लेकिन फिर पढ़ नहीं पाता मैं। तो भाई सबसे पहले देखो पिताजी आपके क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, किसी के रोड पे काम करते हैं, कभी ऑफिस जा रहे हैं, डांट सुन रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, 10-10 12-12 घंटे, जूते नहीं खरीद रहे, फटे हुए हैं, भाई क्या क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है बच्चे। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना जो आई है, उसको आप ख़त्म कर सकते हो। आपके पास इतना ताकत है, इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, अगर आप वर्क डन करो, अगर आप मेहनत करो तो बच्चे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पता क्या प्रॉब्लम क्या है कि आप भटके हुए हो, भटकना नहीं है यार, ठीक है। और पता जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा, ठीक है ना। हर चीज़ का समय होता है। एक ना कोट है जो कि एवरीथिंग हैज़ देयर ओन वैल्यू, इफ़ यू पे द वैल्यू यू गेट द थिंग। हर इंसान, हर वस्तु, हर सामान, हर इमोशन, हर चीज़ की वैल्यू होती है। अगर तुम उसकी वैल्यू को पे करोगे, ठीक है, चाहे पैसे से चाहे किसी भी तरीके से, तो उसको आप ले सकते हो। लेकिन ये सब आप तब कर पाओगे, आप पैसे तब कम दे पाओगे किसी को जब पैसे आप कमाओगे। एंड बच्चे पैसे सिर्फ 1000 में नहीं, आपको करोड़ों में कमाना है, तो भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। आज के लिए बच्चे इतना ही है, ठीक है ना, सॉरी मैं भटक गया था, लेकिन बच्चे बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता जब बहुत बच्चे ना आप बात करते हो ना, तो माता पिता आपके बहुत स्ट्रगल करते हैं। इवन मेरे माता पिता भी ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो मुझे पता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चे। कभी भी ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ूँगा, ठीक है ना, और भटकना नहीं है भाई, पढ़ो, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे जो वर्क डन है हमारा, हमेशा क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो सक्सेस आपका, आपने क्या रास्ता ट्रैवल किया, बस सक्सेस मिलना चाहिए।
तो मतलब अगर ताकत लगाया, फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो वर्क डन हुआ, अगर नहीं किया तो फिर नहीं हुआ वर्क डन। यहाँ भी यही केस है। अगर बच्चे लिमिट एक्स जो है, ये वाला जो है बिल्कुल जीरो आता है तो वर्क डन नहीं हुआ, और अगर कुछ भी ऐसा आया, ठीक है, कुछ भी डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन होगा। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ देख लो, ये भाई कि वर्क डन बाय स्प्रिंग। यहाँ पे हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुक्स लॉ के बारे में। आइए देखते हैं, बहुत इजी है एंड इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बस बच्चे थोड़े डरे डरे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई कि मान लो बच्चे देखो, हुक्स लॉ कहता क्या है? सबसे पहले हुक्स लॉ कहता क्या है कि जो फोर्स है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ऑब्वियसली बात है भाई, जितना ताकत लगाऊंगा, जितना फोर्स लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट उतना ही तो मूव करेगा। मैंने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन लगाया, यहां से यहां आ गया, 2 न्यूटन यहां आ गया, 4 न्यूटन यहां आ गया, तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जहां पर डिस्प्लेसमेंट में किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ बच्चे डिस्प्लेसमेंट एक्स की बात कर रहा हूँ, ये वाला एक्स, ठीक है। और एक्स क्या है यहाँ पे? आप उसको डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोल सकते, समझने के लिए बता रहा था मैं आपको। ये बोल सकते हो बच्चे, जब आप देखो किसी स्प्रिंग को खींचो आप ऐसे करके, तो उसके अंदर इसके अंदर एक फोर्स इकट्ठा हो जाएगा, वर्क डन इकट्ठा हो जाएगा। देखो क्या होगा, पहले क्या करो, मान लो आपने एक हिंज कर दिया, बांध दिया किसी को, इसी को समझते हैं, इसी समझते हैं। देखो ये क्या किया, ये क्या है? ठीक है, स्प्रिंग है, बॉक्स को लिया आपने, दबा दिया इसको, बहुत ताकत से दबा दिया ऐसे करके, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है? वर्क डन सेव हो गया है, मतलब एनर्जी सेव हो गई है। जैसे हाथ उठाऊंगा ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, है ना, ऐसे सब शुरू हो जाएगा। अभी मान लो बच्चे ये है, अब मैंने क्या किया, इसको बाहर की ओर खींचा, ये से बाहर की ओर खींचा ऐसे करके, अभी भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी है। अगर मैं छोड़ूंगा फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। तो बच्चे यही कहानी है वर्क डन की, यही कहानी है हुक्स लॉ की, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और के हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है, तो ये आता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। के का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि जो के का ना, के का हमारा ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर है, ठीक है ना। बाकी मैं थोड़ा और समझाया तो आपको, हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है और आ जाता है एग्जाम में कभी कभार, ठीक है। तो भाई जो अभी कैलकुलेट करते हैं इसको, आई होप आपको समझा पाया हूँ मैं, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने क्या किया, इसको हिंज कर दिया, यहाँ से बांध दिया, ठीक है ना, मैंने बांध दिया है, और ये स्प्रिंग है, और यहाँ बॉक्स है मेरा, ठीक है बच्चे। ये बॉक्स है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, अपने ये रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब यहाँ से इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं करी है। अभी क्या करूँगा मैं, इसको डिस्प्लेस करूँगा, इसको डिस्प्लेस करूँगा, ठीक है ना, फोर्स लगाऊंगा, खींचूंगा इसको, क्या करूँगा, खींचूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसके अंदर अब क्या आ गया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। अच्छा मैं छोड़ूंगा तो उसका आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है भाई कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्स पर, और एक्स क्या है बच्चे, इसको सिंपली शब्द में बोल दो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। टेक्निकल वर्ड से बच्चे पता क्या होता है, टेक्निकल वर्ड से आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है सर, ये तो अलग ही है। तो सिंपल है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे है, और जब मैं एक्स को इधर ले जा रहा हूँ तो ये एक्स है, और इधर ले जा रहा हूँ तब भी ये एक्स, ठीक है, तब भी ये एक्स है। तो यहाँ से जो फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एक्स के, और यहाँ से जो फोर्स आता है माइनस के एक्स, और जो एक्स के है हमारा वो कांस्टेंट है, और इसका न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इतना ही है बस।
ठीक है ना। एंड बच्चे ट्राई करना, जितने भी डेरिवेशंस हैं ड्राइव करके प्रैक्टिस कर लो, डेरिवेशन आ जाता है, 1 से 2 डेरिवेशन तो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है और के की जो ऐसा यूनिट है बताया मैंने आपको, मीटर पर सेकंड, और सॉरी न्यूटन पर मीटर। पावर, अब आ गया पावर, ठीक है। अब हम देखेंगे पावर के बारे में। तो क्या लिखा है भाई, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, मतलब कि जो वर्क डन है पर यूनिट टाइम में कितना काम होता है। अभी मान लो बच्चे एक मजदूर है, वो क्या करता है, पत्थर को लेके सेकंड फ्लोर तक पहुंचाता है, ठीक है ना, ये इसका काम है। तो 1 घंटे में कितना पहुंचाएगा, ठीक है ना, जितना पहुंचाएगा उतना फायदा होगा किसको, मालिक को, ठीक है ना, उतना ही फायदा होगा उसके मालिक को। तो अगर वो मान लो 100 फुट उठा रहा है, पहुंचा रहा है तो भाई ठीक है, 200 पहुंचा रहा है तो और सही है, 300 बहुत कम पहुंचा रहा है तो खराब है। तो पावर क्या कहता है कि पर यूनिट टाइम में कितना मेंटेन हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है, तो ये सब होता है, ठीक है। अब एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो यूनिट ऑफ पावर क्या आएगा, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अभी समझाता हूं मैं तुमको, देखो अपन पावर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ा था आपको क्योंकि डेफिनेशन इजी चीज है और डायरेक्टली कभी भी डेफिनेशन आपको नहीं आता है। यू आर इन 11th इन 12th क्लास, 11वीं या फिर 12वीं क्लास के बच्चे हो, जनरली एनआईओएस के बच्चे हो तो 12वीं क्लास के बच्चे हो, 12वीं के एग्जाम दे रहे हो, तो कभी भी नहीं पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज पावर, ऐसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। आपको बता दूं मैं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी भी नहीं बोलेगा डेफिनेशन बताओ, ठीक है। थोड़ा आधा देखिए क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है ना, कुछ में न्यूमेरिकल पूछ लेगा, चाहे डिराइव करने के लिए बोल देगा, कोई केस स्टडीज होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, रेट ऑफ वर्क डन विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, तो पावर को पी से लिखते हैं, वर्क डन क्या होता है, W अपॉन में टाइम, यही होता है, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट होता है बच्चे, इसका ऐसा यूनिट हो गया भाई, देखो इसका क्या, तो जूल, इसका सेकंड, तो जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, या फिर वॉट होता है। बोलते हैं ना कितने वाट का है ये बल्ब, कितने वाट का है, तो हम पावर की बात कर रहे होते हैं, 50 वाट का है, मतलब कि 50 जूल पर सेकंड वो यूज करता होगा, 50 जूल और पर सेकंड यूज करता हो। हम बोलेंगे ये बल्ब ना 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब मतलब 100 जूल पर सेकंड एनर्जी यूज करता है, वो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी यूज करता है, तो 1 घंटे में कितना यूज करेगा, तो कैलकुलेट कर लो। मान लो बच्चे कि आपके घर में क्या है, वो एलईडी लाइट लगा होगा ना घर में, तो जहां बैठे हो कमरे में आप, क्या एलईडी लाइट लगा हुआ है, तो एलईडी या फिर ट्यूब लाइट लगा होगा, तो जो ट्यूब लाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ट्यूब लाइट है आपके घर में और कितने वाट का, जनरली 40 वाट का होता है। अगर 40 वाट का है तो कैलकुलेट करो कि ये 1 घंटे में कितना एनर्जी यूज कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो भाई ठीक है यार, 40 वाट है, 1 सेकेंड में 40 जूल, 1 सेकेंड में 40 जूल, ठीक है ना, 40 जूल यूज कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 40 जूल को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 मिनट आ जाएगा, है ना, और 1 मिनट का आ गया, और 1 मिनट के बाद एक मिनट के बाद 1 घंटे के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो इतना ही जूल मेरे को यूज होता होगा ये बल्ब या फिर जो ट्यूबलाइट लगा है, तो 1 घंटे का है ये, क्या है, 1 घंटे में, 1 घंटे में इतना जूल यूज होगा। अब आप बता सकते हो घर पे, मम्मा ज़्यादा, अपनी मम्मा को बता सकते हो, मम्मा इतना यूनिट हमारा ये बल्ब इतना यूनिट लगाता है, यूज़ करता है। आपके घर का माइक्रोवेव कितना यूज़ करता होगा फिर, या फिर जो 200 वाट का बल्ब आपका है अंदर है, तो कूलर वगैरह आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये इतना यूनिट ले रहा है खुद से। तो अगर आप मान लो 1 घंटे का निकाल लिया आपने, तो फिर आप 1 दिन का भी निकाल सकते हो। अगर आप 1 दिन का निकाले तो 30 दिन का भी निकाल सकते हो। अगर 30 दिन में ये कितना यूज़ करता है, तो मान लो 200 यूनिट आया बिजली, तो मान लो 5 यूनिट ये
यूज़ कर रहा है। जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा आपका, आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मतलब बोलते हैं कि सर हम ये सब पढ़ रहे हैं, सर हमारे लाइफ में क्या यूज़ है? भाई बहुत यूज़ है, लाइफ में यूज़ ही यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारी ज़िंदगी साइंस के बिना चल ही नहीं सकती, समझे? हमारी ज़िंदगी साइंस के बिना चल ही नहीं सकती। चलिए भाई, हम तो लेकिन आगे चलते हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी देना है ना बच्चे। अभी भाई आगे आगे नया कहानी, नया टॉपिक, डायमेंशन ऑफ पावर बताया भाई। अगर न्यूटन क्या था, पावर का क्या था, जूल पर यूनिट था, तो कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी देख भी लो। ml2t-3 और 1 किलोवाट 3.6 मेगा जूल। मेगा क्यों होता है भाई? अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। एटो, बहुत बच्चों को याद होगा, बहुत बच्चों को नहीं होगा याद। एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली। चलो भाई, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली। बाकी डेसी और डेका होता है, ठीक है ना। इसका मतलब समझाऊंगा मैं अभी आपको, इसका मतलब समझाऊंगा अभी मैं आपको। हेक्सा टेरा गीगा, हेक्सा टेरा गीगा मेगा, हेक्सा टेरा गीगा मेगा किलो, हेक्सा टेरा गीगा मेगा और किलो, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? क्या अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बच्चे ये होता है 10 की पावर में, ये नेगेटिव वाले और वो पॉजिटिव वाले। तो 10 की पावर ये हो गई 18, ये 10 की पावर 15 नेगेटिव में बचे, ठीक है ना। 10 की पावर ये -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3। और यहाँ पर डेसी और डेका भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 10 की पावर 18, भाई लिख लेना ये 10 की पावर 15, 10 की पावर 12 और यहाँ पर 10 की पावर 9 और यहाँ पर 10 की पावर हेक्सापेटा मुझे कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, एक मैं लिखना ही भूल गया। हेक्सापेटा होता है बच्चे, हेक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो, गीगा मेगा किलो ये होता है। तो यह होगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 15। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो बच्चे याद कर लो, बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ठीक है। जब इंजीनियरिंग करने जाओगे जनरली कुछ इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा है, मैथमेटिक्स करता है, फिजिक्स पढ़ेगा, ठीक है, तो बहुत लाइफ में ये काम आएगा। तो ये लिख लो, मैंने कहा देखो, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली, हेक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो, हेक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली, ठीक है। चलो भाई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, चलो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लिखा था ना मेगा जूल, तो मतलब 10 की पावर 6 है। हमने देखा था ना 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है भाई। अब वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है हमने पता कर लिया है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जब भी वर्क डन, ऐसे मूवमेंट होता है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा ऊपर नीचे की ओर तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल का मतलब पता होना चाहिए, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट और पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है एक काम करने की, मतलब एनर्जी स्टोर हो गई है उसके अंदर। अब देखो, तुम क्या करते हो, पानी की टंकी हमेशा छत के ऊपर होती है और जब तुम नीचे टोटी टोटी या फिर नल ओपन करते हो तो पानी वहां से आ जाता है, तो मतलब उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी mgh, mgh एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और वो आता है फिर नीचे,
ऐसे करना, ठीक है। तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैंने वही बताया आपको, मोशन के कारण जो एनर्जी उसके अंदर आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो भाई सिंपल सा है, तुम ठीक है ना, सिंपल सा है और तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, तुम कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मूवमेंट में है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास m है, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है, जो होता है 1/2 mv², इसको लिखते हैं k से, ठीक है ना, इसको लिखते हैं k से। और एक टॉपिक आता है कि द एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो चेंज इन, इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। वो बाकी हम आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब तो अंग्रेजी में लिख दिया भाई। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मतलब काम, कितना काम हुआ, तो कितना काम हुआ डिपेंड बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कि वर्क डन इस जो भी है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वर्क डन कब बोलेंगे, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल। तो इसने यही बोला जितना भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। चलो एक बात और समझते हैं इसको डिपिक्शन के थ्रू। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, देखो तीन फोर्स लग रहे हैं। अब तीनों फोर्स के कारण ये मूवमेंट करेगा, अगर F3 दोनों से ज्यादा होगा तो इधर मूव कर जाएगा, लेकिन हम ये चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, फिर विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ। अगर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी इसकी, तो भाई इसके कारण अलग काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके कारण अलग आएगी। इनिशियल में कुछ और रहा होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे के एफ अलग रहा होगा। जो टोटल वर्क डन रहेगा, जो टोटल वर्क डन रहेगा के एफ माइनस के आई रहेगा। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द एवरेज वर्क डन बाय द बॉडी इन अ मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो उसका एवरेज वर्क डन बताओ, तो आप पूरा डिराइव करके दिखाओगे, ठीक है, और ये बताओगे कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ ये होता है हमारा 1/2 mv², ठीक है ना। यहाँ पे फाइनल का हो गया ये, तो के आई क्या था भाई हमारा, तो 1/2 mvi², ठीक है। फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 mvf² माइनस vi², और सिंपली हम लिख देंगे के एफ माइनस के आई, और ये हमारा किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल सा था, सिंपल बच्चे देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चाहे थ्योरम आ रहा है, चाहे न्यूमेरिकल आ रहा है, चाहे कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वाला, ये पेन यहाँ पे है, तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, हाइट की डिपेंड करता है। और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ प्रोजेक्ट, यहाँ पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपके घर पे 3 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आपने एक रखा है पानी का टंकी, सेकंड फ्लोर पे रखा है और थर्ड फ्लोर पे रखा है। फर्स्ट का नाम ए, बी और सी। ए पे देखना, ए का टूटी, आप टूटी चालू करोगे या फिर नल चालू करोगे, देखना पानी स्लो आएगा, ठीक है ना। सेकंड पे थोड़ा तेज आएगा, थर्ड वाले पे और ज़्यादा फास्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि थर्ड वाले का जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल है उसका, वो ज़्यादा है सेकंड वाले से, और सेकंड का ज़्यादा है थर्ड वाले से, मतलब कि फर्स्ट वाले से, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइट के बेसिस पे, क्योंकि mg, देखो बच्चे, जो mg है वो नीचे क्यों लग रहा है? mg ऑलवेज नीचे ही लगता है, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट तो स्टेडी है तो उसके ऊपर mg तो लग ही रहा है। तो पानी के ऊपर mg लग रहा है, मतलब कि फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो फोर्स जाना चाहता है नीचे, तो जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा h ज़्यादा रहेगा। h ग्राउंड लेवल से जितना h ज़्यादा रहेगा, mgh, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है, g 9.8, m जो भी उसका मास है, लाइक 1000 लीटर का टंकी है, ठीक है ना। तो h चेंज हो रहा है, तो h ही मैटर करेगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगा, ठीक है। अब चलो अंग्रेजी में देखते हैं क्या है भाई। तो ऑब्जेक्ट पोजेसेस अनदर काइंड ऑफ एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन इन द स्पेस, ठीक है ना। इन द स्पेस, हवा के अंदर, हवा के अंदर पोजीशन, वो क्या था? मोशन। वहां मोशन था ऐसा, यहां मोशन होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। दिस एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। अभी तुमको मैंने बताया था कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। तो भाई अगर हम ले लेंगे इसका ऑब्जेक्ट, ले लेंगे यहाँ पे, मान लो कि बच्चे ये सरफेस है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये हाइट कितने पे है? मान लो बच्चे ये हाइट है h पर, इस पे लग रहा है mg, क्या लग रहा है? इस पे लग रहा है mg। तो mg हाइट पे h लग रहा है, तो देखो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन आएगा बच्चे, वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो F.d cos थीटा। अब देखो cos थीटा क्या है, ठीक है, तो थीटा तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नीचे ही आ रहा है, उसका मूवमेंट भी नीचे है, ठीक है, तो वहां 1 हो जाएगा। तो फोर्स हमारा क्या है? फोर्स हमारा mg के बराबर, फोर्स हमारा mg के बराबर, d हमारा h के बराबर, यहाँ से आ गया mgh, ठीक है ना। बच्चे ने बोलते सर डेरिवेशन है, भाई कुछ डेरिवेशन नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे लिखोगे ना एग्जाम में तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ट्राई करो यार कि हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो एक ब्लॉक डायग्राम बना दो, एक ब्लॉक डायग्राम बना दो, एक अच्छा ऐसा दिखने वाला सुंदर सा डायग्राम बना दो, टीचर दिख जाए, हाँ भाई mg नीचे लग रहा है, हाइट h है, ठीक है, बच्चा को आता है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे आने वाला टॉपिक क्या आएगा? मैकेनिकल एनर्जी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? दोनों का सम, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। टोटल, तुमने देखा होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इसने भी यही बोला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों ही ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम आगे पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है, तो वहां भी कंजर्वेशन के बारे में आता है, ठीक। तो एनर्जी में चेंज इन द इट्स फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ऊपर लाइट जल रहा है, ऊपर लाइट जल रहा है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुई, वो भी एक एनर्जी है लाइट में। अब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब बॉडी जब नीचे गिर रही होती है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है।
फाइनल और इनिशियल दोनों ही कांस्टेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत इजी है, समझ सकते हो आप। अगर अब ये ऑब्जेक्ट हाइट h पर था, ठीक है, फिर नीचे आता है वो h1 और ये हाइट h2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है सेकंड फॉर्मूला न्यूटन का, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे मोशन का फॉर्मूला लगा हुआ है v² प्लस 2as होता है। यहाँ पे a क्या है g, तो 2ag हो गया, u हमारा 0 है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, s हमारा h1 के बराबर है, तो v² 2gh आ गया, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आ गया, ठीक है, और mv² आ गया, m हमारा क्या है m/2, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं mgh, ठीक, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा mgh1 प्लस mgh2, तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू mgh, मतलब कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं हम आपको, देखिए सिंपल सा है बच्चे, ठीक, देखो बच्चे ये सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी हाइट h थी, ये है टोटल h थी, इसके पास एनर्जी है, ठीक है ना, इसके पास एनर्जी है mgh, ठीक, एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है ना। अभी टोटल सिस्टम को ब्रेक कर दिया हमने, सिस्टम को ब्रेक किया, अब सिस्टम को हमारे सरफेस को आगे बढ़ाया, ठीक, अभी क्या किया बच्चे हमने, अभी ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, और ये था h1 हाइट पर, ठीक, और ऑब्जेक्ट यहां से आया है, ऑब्वियसली बात है, तो यहां से नीचे भी आया होगा, ये है h2 हाइट, इसको h1 बोल दो, या फिर मुझे ये बोल दो h1 और ये बोल दो h2, ठीक, तो यहां पे ऑब्वियसली बात है ना भाई, ठीक है ना, यहां पे क्या आएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा, यहां से जब नीचे आएगा यहां तक, तो उसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकाला होगा, यहां से लेकर यहां तक इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऑब्वियसली बात होगा ही ना, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, mg लग रहा है, यहां भी mg लग रहा है, यहां भी mg लग रहा है, और mg तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना, h1 और h2 से क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो mg, तो यहां से mg आ गया, और h1 तो है ही, तो ये आ गया इनिशियल, ठीक है ना, ये आ गया इनिशियल, और यहाँ पे आएगा फाइनल, तो यहाँ से फाइनल क्या आएगा, यहाँ से फाइनल आएगा mg इंटू h2, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एनर्जी जो ये वाली एनर्जी है वो इसके और इसके प्लस के बराबर आ रही है ना, प्लस के बराबर आ रहा है, तो सिंपल हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, और हम लिख देंगे जो टोटल एनर्जी है कंजर्व्ड है ना, यहाँ पर जो एनर्जी लग रही थी वही एनर्जी वहां लग रही है, बस डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो कंजर्व हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं mgh1 प्लस mgh2 इज इक्वल टू mgh। और भाई अब बता दूं आपको, m क्या है, मास है, मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मास है, ठीक है, इस बॉडी का क्या है, मास, और ये हमारा लग रहा है mg, ठीक है ना, mg क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना, ये ग्रेविटी होता है, ये पूरी कहानी, यहाँ पे क्या कंजर्व है, ठीक है, अब ये हाइट चेंज होगा ना तो ये भी चेंज हो जाएगा, अगर h1 चेंज होगा तो ये चेंज होगा, h2 चेंज होगा तो ये चेंज होगा, लेकिन दोनों का सम ऑलवेज यही आएगा, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो, आइसोलेटेड समझते हो ना, कि कोई और इसको डिपेंड फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई और फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था फ्री फॉल, क्या आया था, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल का मतलब पता होना चाहिए आपको, जब भी बॉडी फ्री फॉल में होती है ना तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है ना, समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा आसान शब्द है लेकिन इसका मीनिंग बड़ा है। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब है कि सिस्टम ऑलवेज आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड, इसका मतलब क्या है, ये पूरा वैक्यूम होगा, क्या होगा, वैक्यूम, क्योंकि जब बॉडी नीचे गिर रही होगी या फिर ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं एयर भी उसके ऊपर लग रहा होगा, एयर फ्रिक्शन लगा रहा होगा, एयर उसको रोक रहा होगा, ठीक है ना,
और बहुत तरह के फोर्स लग रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो रोक रहे होंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि भाई जब बॉडी नीचे गिरेगी, जब ये नीचे गिरेगा और यहां पहुंचेगा, तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी लगना चाहिए, एयर प्रेशर ना हो, एयर फ्रिक्शन ना हो, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना हो ग्रेविटी के अलावा, वो होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मैं ऊपर से गया और ऐसे करके कूद गया, तो जब मैं कूदा हूंगा तो मैं फ्री फॉल तो हुआ, लेकिन जनरली फ्री फॉल नहीं है वो। फ्री फॉल अभी तो पता है, जब फ्री फॉल जब वर्ड आया था ना, तो साइंटिस्टों के बीच में झगड़ा हो गया था, ये क्या है भाई, नहीं ऐसा होता है वैसा होता। तो बच्चे इसको समझने वाली बात है, जब बॉडी फ्री फॉल में होगी इसका मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वैक्यूम रूम होगा, वैक्यूम के अंदर ही हो रहा है। तभी तुमने देखा होगा जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम वैक्यूम रूम कर देते हैं और फ्री फॉल करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट चाहे 10 किलो का हो चाहे 1 किलो का हो, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही आ जाता है कि कहाँ पे, नीचे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पर मैटर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम में पहुंचेगा। पिछले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपको समझाया था कैसे होता है फ्री फॉल, थोड़ा याद दिला दिया आपको मैं फ्री फॉल होता क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर आइसोलेटिंग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ मास ऑसिलेटिंग ऑन अ स्प्रिंग। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है जब मास ऑसिलेटेड है। ठीक है, तो भाई मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसको क्या किया, अंदर दबाया, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है भाई, तो क्या लिखा हुआ है, 1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा भाई। ठीक है, क्योंकि क्या भाई देखो बताओ मैं, जो फोर्स था, तो यहाँ पे जो फोर्स था, देखो बच्चे, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे जब फोर्स लगता है वो क्या होता है, एक्स के बराबर। जो फोर्स होता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। जो हम निकालते हैं फोर्स, वो हो जाता है -kx, है ना। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और के इसे लगाते हैं क्योंकि वो कंजर्व हो रहा होता है। ठीक है ना, तो के माइनस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जब भी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो जैसे कि हमको इसको वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस रहने दो इस बारी समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है कि ये अब काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/2 लगेगा और इक्वल आएगा 1/2। तो देखो कैसे वो लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे, बताते हैं। देखो बच्चे, क्या है भाई, अगर मान लो स्प्रिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे ये हिंज है। ठीक है, अगर ये हिंज है और इसको खींच कर यहाँ लेके आए, ठीक है ना, v के साथ, v1 के साथ, ठीक है ना, v1 के साथ इसको खींच के यहाँ लेके आए, ये मान लो इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है ना, उल्टा बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब ये ऊपर आएगा, तो जब हम इसको अंदर लेके आएंगे, लेके आए होंगे, तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगा, के होगा, तो के क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर, और इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर भी हुआ होगा, है ना। तो भाई जितना एनर्जी में लगाऊंगा स्प्रिंग के अंदर उतना ही स्टोर होगा ना। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है, अगर बॉल लिया मैंने, बॉल को मैंने फेंका मैंने, तो वो उतना ही ऊपर जाएगा ना जितना मैंने ताकत लगाया है। आराम से गिराऊंगा तो आराम से गिरेगा। तो कहना मैं चाहता हूं बच्चे कि जितना मैंने फोर्स काइनेटिक एनर्जी लगाया, जितना मैंने काइनेटिक एनर्जी लगाया, उतना ही इसके अंदर फोर्स इकट्ठा हो जाएगा, वर्क डन इकट्ठा हो जाएगा, एनर्जी इकट्ठा हो जाएगा। तो वही 1/2 kx स्क्वायर के बराबर ही इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, इसलिए बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है, तो मैकेनिकल एनर्जी भी ऑलवेज कंजर्व रहती है। आगे बढ़ जाते हैं।
आगे क्या है भाई, क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑलवेज कंजर्व रहती है। तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक, दो बॉल टकराया अलग हो गया, दोनों की शुरू की एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों की बराबर रहती है। कंजर्वेशन ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस ज़्यादातर, ठीक है ना, तो ध्यान देना आप, ठीक है। बाकी यार जो आप चाहे सीबीएसई का एग्जाम दोगे चाहे एनआईएस, ज़्यादातर बच्चे आप एनआईएस को देख रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, कर लोगे तो बहुत फायदा आएगा आपको, ठीक है ना। कंजर्वेटिव एंड डिसेप्टिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भाई। तो देखते हैं यार क्या है भाई ये, आइए ठीक है ना, ये समझना है इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, फोर्स पाथ पे इंडिपेंडेंट है। मैंने बताया था आपको वर्क डन जीरो होता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, वर्क डन जीरो होता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है। क्या लिखा है, व्हेन द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नोन एज कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स मतलब कि अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है फोर्स, ठीक है ना, और सेम पोजीशन पे आ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो फोर्स भी कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन में है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। क्या भाई यहाँ पे, तो क्या है भाई, देखो दिखाता हूँ आपको, यह ऑब्जेक्ट ए था, ठीक है ना, ये से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये ए ऑब्जेक्ट बी तक पहुँच गया, तो यहाँ पर दोनों ही फोर्स, दोनों ही रास्ते क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली में पाथ तो ये है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कंजर्व नहीं है, फोर्स ए से बी तक लग गया। लेकिन सेकंड केस में देखो क्या होता है, सेकंड केस में हो क्या रहा है, फोर्स यहाँ से लगाया बी तक पहुँच गया और फिर से लगाया ए तक पहुँच गया, पोजीशन अगर सेम है, पोजीशन सेम है, अगर पाथ नहीं देख रहे हैं हम, अगर पाथ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक पाथ वाला होता है, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पाथ देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, अगर हम वो नहीं देख रहे हैं तो सिर्फ पोजीशन देख रहे हैं, तो भाई कंजर्वेशन रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। मतलब अगर ए से बी पर गया, बी से वापस ए पे आ गया, मतलब कि जीरो था, वर्क डन जीरो हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन जीरो हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स तो लगाया गया है अगर पाथ देखा जाए तो, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, अ कंजर्वेटिव फोर्स हैज अ प्रॉपर्टी दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है ना, ठीक है। कंजर्वेशन फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि वर्क डन बाय द फोर्स, जो कि मतलब वर्क डन जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी अलॉन्ग ए दोनों ही क्या होते हैं, देखो यार समझाता हूँ मैं आपको, यहां से वर्क डन देखो, डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो अब चाहे यहां से यहां जाए तो ऐसे ऐसे जाए, मैटर नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि उसका पाथ क्या है या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मान लो यहां से इसका फोर्स लगा, ठीक है ना, इसका फोर्स लगा यहां से F1 और यहां से लगा F2, तो यहां वर्क डन हुआ होगा, डब्ल्यू ए भी देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू बी ये दे देते हैं। तो देखो वर्क डन दोनों ही बराबर है, वर्क डन दोनों बराबर क्यों है, जो F1 है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जो डब्ल्यू ए बी है वो क्या है, F1 मल्टीप्लाई बाय क्या है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, x, ठीक, और जो डब्ल्यू बी ए है वो क्या है, F2 मल्टीप्लाई बाय x, लेकिन जो F2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो और दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है क्योंकि ये बराबर और ये बराबर है, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आया, जब इसको इधर लेके आऊंगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू जीरो, है ना, इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ गया ना कंजर्वेशन कि वर्क डन कंजर्व्ड है, ठीक है कि बच्चे वर्क डन कंजर्व्ड है, चाहे अगर बच्चा डिस्प्लेसमेंट सेम रहा है, तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ के डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वर्क डन कंजर्वेशन में होता है, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
पे क्या लिखा हुआ है भाई, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ऑब्वियसली बात है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क डन जीरो होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द क्लोज पाथ रिटर्न टू बैक स्टार्टिंग पॉइंट। वही तो था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से पहुंचा, यहां से गया और यहां गया, फिर वापस आ गया, तो क्या हो गया, फोर्स तो लगा है भाई। देखो मैं यहां से, तुम यहां से स्कूल गए, घर से स्कूल गए और वापस घर आ गए, तो क्या तुमने काम नहीं किया, तुमने काम किया पास्ट के, अगर पास्ट देखा जाए तो। लेकिन अगर पोजीशन देखा जाए तो योर पोजीशन इज सेम, जहां पे तुम सुबह थे वहीं पे तुम शाम को हो, तो वर्क डन जीरो है। ठीक है ना, मतलब कंजर्वेशन, मतलब तुमने वर्क किया, जाने में वर्क किया, आने में वर्क किया। ठीक है, तो अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, लेकिन वर्क डन जीरो है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या कहता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि वर्क डन नहीं किया आपने, क्या मैं बोल रहा हूं तो वर्क नहीं कर रहा, मैं भाई बिल्कुल बच्चे ऐसे खड़ा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चे वर्क डन जो है वो जीरो होता है अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरा वर्क डन हो रहा है बच्चे। इस केस के अंदर आगे पढ़ेंगे कि कैसे वर्क डन हो रहा है। ठीक है ना, वैसे ठीक है, लेकिन वर्क डन कंजर्व रहता है जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जब क्लोज पाथ रहता है, जब आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पे गए और फाइनल से फिर से इनिशियल पे आ गए तो कंजर्व रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑब्वियसली बात है भाई, क्लोज पाथ नहीं होगा वहां पे पाथ क्लोज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब फोर्स कंजर्व भी नहीं रहेगा, फोर्स सेम भी नहीं रहेगा इनिशियल और फाइनल। ठीक है ना, तो आप पढ़ के देखते हैं, जहां समझ में आएगा आपको। A non-conservative force has a property that work done by the conservative force is dependent on the path। समझे ना, अब भाई कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉन कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई यहां से तुम स्कूल जा रहे हो तो भाई काम तो कर ही रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल तो कर ही रहे हो, तो वहां फोर्स तो लगा ही। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, खाली पोजीशन पे डिपेंड करता है तो फोर्स कंजर्व्ड है, और अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो फोर्स नॉन कंजर्व्ड है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, यही समझना है बस आपको। ठीक है ना, बस आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि ए टू बी गया कोई पाथ 1 से और पार्ट 2 से। ठीक है, क्लोज नहीं है तो भाई ए वी वेलोसिटी के साथ गया होगा, फाइनल जीरो हो गया होगा, तो वहाँ फोर्स कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक क्या होता है और इनइलास्टिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। एक बात बताता हूँ आपको, हर चैप्टर के मैं बताता हूँ, हर यूनिट में बताता हूँ। ठीक है बच्चे, कभी भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो ध्यान देना, पता क्या होता है, चैप्टर के एंड में जो 2-4 टॉपिक है ना वो इसी से एग्जाम में आता है। चैप्टर के जो एंड में 2-4 टॉपिक्स हैं उसी से ही बड़े क्वेश्चन आते हैं। इलास्टिक और इनइलास्टिक के अंदर पक्का कभी ना कभी अंतर पूछ लेता है। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, तो आ जाता है, तो भाई ध्यान से देखना ये। व्हेन टू बॉडी इंटरैक्ट इट इज टर्म एज कोलिजन। भाई दो बॉडी, कोलिजन मतलब क्या, टकराना है ना, टकराना। जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो उसको कोलिजन कहते हैं। चलिए, कोलिजन इज आइसोलेटेड इवेंट व्हेन स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन द टू और मोर बॉडीज फॉर द शॉर्ट टाइम एंड रिजल्टेंट ऑफ विच एनर्जी एंड मूवमेंट मोमेंटम ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल चेंजेस। मतलब भाई देखो यहाँ पे ना मोमेंटम आया है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है बच्चे कि जो कोलिजन है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम याद रखना कि सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, फोर्स भी कंजर्व रहता है, वर्क डन भी कंजर्व रहता है। ठीक है ना, तो एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल चेंजेस, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए टकराया तो कभी कभी क्या होता है कि टकराएगा और दूर हो जाएगा, कभी कभी टकराएगा और एक साथ मूवमेंट शुरू कर देगा। ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल आएंगे। अब टाइप ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे टाइप ऑफ कोलिजन कौन कौन से होते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो भाई अंतर देख लो, इसके अंदर बच्चे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स से पूछ लेगा आपसे, तो देख लो भाई। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडी आर द कंजर्वेटिव। ठीक है, क्या बोला, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जो इंटरेक्शन हुआ, जो टकराया, ठीक है, बिटवीन द टू बॉडीज आर कंजर्वेटिव, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, किसके अंदर, इलास्टिक के अंदर। इनइलास्टिक में देखते हैं, व्हेन टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर, मतलब टकराया। देखो समझना आप, इलास्टिक में क्या होता है, टकराता है वो अलग होता है।
टकराया और अलग अलग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पिक्चर बना हुआ है, समझ जाओगे बच्चे। यहाँ पर टकराया और अलग हो गया तो ये हो गया परफेक्ट इलास्टिक। और इनइलास्टिक में क्या होता है, टकराएगा और एक ही साइड मूवमेंट शुरू कर देगा, जुड़ जाएगा तो इनइलास्टिक। तो क्या लगेगा, स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन मूव एज द वन सिंगल यूनिट, इट इज टर्म एज अ परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसके अंदर क्या था भाई कि ऑब्जेक्ट टकराया, फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट टकराए और सिर्फ साथ में एक ही यूनिट के साथ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म है, इफ in a collision kinetic energy after a collision equal to kinetic energy before the collision is said to be perfectly elastic। समझे, अभी अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि अगर कोलिजन के अंदर kinetic energy आफ्टर कोलिजन इक्वल टू, मतलब kinetic energy पहला टकराने से पहले और टकराने के बाद, मतलब अभी ऊपर क्या पढ़ा हमने कि kinetic energy कंजर्व रहता है अगर फोर्स कंजर्वेट हो, तो मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों ही बराबर रहे होंगे। तो मतलब कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद में काइनेटिक एनर्जी, तो कोलिजन सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। मतलब परफेक्टली इलास्टिक तब बोलेंगे जब काइनेटिक एनर्जी पहले और काइनेटिक एनर्जी बाद में, टकराने से बाद में, टकराने के पहले और टकराने के बाद में, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में दोनों ही इक्वल है, तो बोलेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। ठीक है ना। और हम कब बोलेंगे, जब दोनों ही बॉडी टकराए और एक साथ मूवमेंट शुरू कर दिया, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ कोलिजन व्हेन टू बॉडी स्टिक टुगेदर और मूव विद द सेम वेलोसिटी विद द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। एक ही बार बार आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जुड़ गया और सेम साथ मूव कर रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और ऑब्जेक्ट आया और टकराया, ऐसे टकराया और अलग हो गया और अलग अलग मूव कर रहा है अब, ठीक है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक। क्यों भाई, दोनों की वेलोसिटी अब अलग अलग हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली अगर सेम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, सेम है, तो बच्चे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है यहाँ पे 1, मतलब ई। ठीक है बच्चे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर कोफिशिएंट ऑफ ई जो है 1 होता है और इलास्टिक के अंदर ई हमारा 0 होता है। एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो भाई, कोलिजन बिटवीन द एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, कोलिजन बिटवीन द एटॉमिक पार्टिकल बाउंसिंग ऑफ बॉल विद सेम वेलोसिटी आफ्टर द, पहला क्या है, पहला एग्जांपल है कोलिजन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। बच्चा इसका एग्जांपल है कोलिजन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, जब एटॉमिक पार्टिकल टकराते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर। एक और एग्जांपल है बाउंसिंग ऑफ अ बॉल विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विद द अर्थ। हेलो, ख्वाहिशें तेरी मेरी तुझसे जाने की। ठीक है बच्चे, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल, तो क्या कहता है, कोलिजन बिटवीन द बुलेट एंड ब्लॉक ऑफ द वुड इनटू व्हिच इट इज फायर्ड। ठीक है, व्हेन द बुलेट ऑफ द रिमेन एम्बेडेड इन द बॉक्स। मतलब अंग्रेजी में बोल दिया, समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर तुमने बंदूक लिया और गोली मारा और जो गोली गई और ब्लॉक में टकरा गया और उसके अंदर रह गया और ब्लॉक भी मूव करने लग गया, समझ रहे हो ना, गोली मारी, मारे ऐसे मारा, ठीक है ना, ऐसे गन चलाया और ब्लॉक ही पड़ा हुआ है लकड़ी का, लकड़ी में जाके टकरा गया, वो अंदर रह जाएगा, अब वो लकड़ी मूवमेंट में आ गया, तो उसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो बॉल लिया, टकराया और अलग अलग हो जाएगा, दोनों बॉल लेंगे, जो टकराएगा अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में इलास्टिक और यहाँ पे इनइलास्टिक, समझ जाना। इनइलास्टिक का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, इन मतलब अंदर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है टकराएगा तो अंदर घुस जाएगा, मतलब दोनों एक हो जाएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ जाना। इन इलास्टिक का मतलब है इन जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है,
मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, टकराएगा और एक हो जाएगा, फिर साथ में मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ई की वैल्यू 0। यहाँ पे क्या, अब इलास्टिक, परफेक्टिव इलास्टिक का मतलब टकराएगा और अलग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों ही सेम, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया बच्चे, और आपको याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है बच्चे। और चैप्टर खत्म हो गया हमारा, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे बच्चे डिपिक्शन दे रखा है कि कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है। मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दोबारा सुन लो, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है। देखो पहला क्या है, इलास्टिक, पहला इलास्टिक है। दोनों गोले आए, जिसका v1 वेलोसिटी था उसका v2 वेलोसिटी था, v2 वेलोसिटी था, दोनों टकराए, दोनों आफ्टर कोलिजन अलग अलग हो गए। पहले ऐसे आ रहे थे, पहले बच्चे ऐसे आए, पहले ऐसे आए टकराए, अब क्या हुआ, टकराने के बाद ऐसे और ऐसे निकल गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, परफेक्टली इलास्टिक, ये है इलास्टिक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या टकरा गए, यहाँ पे क्या टकराए ये दोनों, लेकिन टकराने के बाद एक ही यूनिट बन गए, ठीक है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या है, इन इलास्टिक। पता है इसका आंसर ना इनके शब्द में ही है, इन मतलब अंदर, मतलब जुड़ गए, अंदर चला गया, मतलब छोटे वाला बॉल अंदर चला गया बड़े वाले के, और वो एक यूनिट बन गया, और इलास्टिक मतलब अलग अलग रहेगा। तो ऐसे आप थोड़ा मीनिंग निकाल के सबको, बाल की खाल निकाल के समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे समझोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ऑलवेज याद रहेगा, समझ लो। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कुछ नहीं होगा भाई, बस दिखाया होगा जो हमने मुंह से बोला है, तो यहाँ पे करके दिखाया होगा। इसने क्या बोला कि मोमेंटम है, पहले का मोमेंटम दोनों का ऐड करेंगे, और आफ्टर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करके दिखा देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके देखो भाई, पहले दो चीज कंजर्वेशन में रहता है, दो चीज कंजर्व रहता है। चलिए हम बात करते हैं, इधर दिखाता हूं मैं आपको। पहला बोला मोमेंटम कंजर्व है। अगर मोमेंटम, देखो ये बॉडी है, ये इसका मास है m, ये m1 मास, ये m2 मास, ये v1, ये v2। अगर मोमेंटम कंजर्व है इनिशियल और फाइनल, तो m1 v1 m2 v2 इनिशियल इज इक्वल टू m1, ये बच्चे 10वीं कक्षा में था, ये सेम इक्वेशन 10वीं कक्षा में था, m2 m1 v1 m2 v2, और यहां पे आएगा ये फाइनल, सॉरी ठीक है, ये आएगा फाइनल, फाइनल, ये आएगा इनिशियल, और ये आएगा इनिशियल, क्योंकि मास तो हमेशा सेम रहने वाला है, तो ये कंजर्व रहेगा। और यहाँ से इक्वेशन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहाँ पे होता है, इलास्टिक कोलिजन में हो रहा होता है, ठीक है ना, इलास्टिक, क्योंकि वहीं पे बच्चे जाके अलग अलग हो जाता है, इन इलास्टिक में सेम हो रह जाता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब मैंने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, भाई देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट वही रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, 1/2 m1, ठीक है ना, m1 v1 स्क्वायर, ठीक है ना, m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये था इनिशियल, फाइनल भी बराबर रहेगा 1/2 m1 v1, ठीक है बच्चे, v यहाँ v1 आएगा, v1 आएगा, और यहाँ पे v2 स्क्वायर m/2 m1 v m2, ठीक है, m2 v2 का स्क्वायर, ठीक। अभी क्या करेंगे भाई, अभी 1 1 वाले को साथ में ले लेंगे, ठीक है ना, कुछ कुछ करेंगे एंड इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, बस इतना ही है, इतना ही है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, चैप्टर भी खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभार कि अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, ठीक है ना, तो ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने क्या सीखा है, और क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई बताओगे आप, ठीक। चलिए आगे देखते हैं भाई। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो वैल्यू ऑफ ई क्या होता है, ई हमारा 0 होता है, ठीक है ना, ये हमारा 0 होता है इन इलास्टिक के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन है बच्चे देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है। चलिए एंड बच्चे कुछ क्वेश्चन है, अगर आप ये कर पाओ, पता है क्वेश्चन क्या है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है ना, अभी आपने वीडियो देखा, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा ना तो क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भाई मुझे आ गया। एंड बच्चे कॉन्फिडेंस आना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, समझ में तो आएगा ही आएगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। व्हेन एन एयर बबल रेज इन वाटर व्हाट हैपन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पानी के अंदर ऊपर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में पूछो, फिर से बताएंगे बच्चे। बाकी चैप्टर में इतना था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो बच्चे दोबारा देख लो, एंड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, एंड मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो और सब्सक्राइब कर लो, और आई होप आपको समझ में सारा आ गया होगा, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।